Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another lecture of this series, which is mainly continuing with lecture series on modern physics. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे पास फोटॉन है, और फोटॉन के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसी लेक्चर में मुझे ये दोनों टॉपिक्स कवर आउट करवाने हैं. फोटॉन पर बात कर लेते हैं, ठीक है. डियर व्यूवर्स, आपने जो प्रीवियसली अगर मेरा लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने बात की थी क्वांटम थ्योरी की, जो मैक्स प्लांक साहब ने दी थी. भाई प्लांक साहब ने क्या कहा था? प्लांक साहब ने कहा था कि किसी भी ब्लैक बॉडी से, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. आप कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास ब्लैक बॉडी है. इस ब्लैक बॉडी से क्या निकलेंगे? इस ब्लैक बॉडी से कुछ रेडिएशंस निकल रहे थे जब हम इसको क्या कर रहे थे, हीट अप कर रहे थे. ठीक है, हीट अप करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो रेडिएशन इमिट आउट होंगे. तो ये जो रेडिएशन इमिट आउट हो रहे थे, तो प्लैंक साहब ने क्या कहा था? प्लैंक साहब ने ये कहा था कि ये जो रेडिएशन इमिट आउट हो रहे हैं ना, ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है. ठीक है, मतलब जितनी वेवलेंथ इमिट आउट हो रही हैं वो कंटिन्यूअस अमाउंट में नहीं हो रही, बल्कि कैसे हो रही हैं? बल्कि हो रही हैं डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ पैकेट्स में. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो किस फॉर्म में एमिट आउट हो रही हैं? डिस्क्रीट फॉर्म्स में. और डिस्क्रीट फॉर्म्स की जो एनर्जी है, उस एनर्जी पर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं. तो आप ये कहेंगे कि जो ब्लैक बॉडी से एनर्जी एमिट आउट होती है ना, वो डिस्क्रीट फॉर्म्स ऑफ पैकेट्स में होती है. डिस्क्रीट वर्ड की मीनिंग होती है अलग अलग. तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास यही था. तो ये जो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी थे ना, या ये जो लिटिल बंडल्स ऑफ एनर्जी थे, या जिसको आप पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं, दर हकीकत यही बंडल ऑफ एनर्जी, यही पैकेट ऑफ एनर्जी क्या कहलवाते हैं? फोटॉन्स कहलवाते हैं. तो अगर मैं आपको फोटॉन की डेफिनेशन बता दूं बिल्कुल सिंपल अल्फाजों में, तो आप कहेंगे फोटॉन्स आर नथिंग बट द फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी. जो फोटॉन है वो हमारे पास क्या थे? वो हमारे पास थे पैकेट्स ऑफ एनर्जी. अच्छा, आप पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी उसे कह सकते हैं, आप उसे बंडल्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं. तो जो आपको इजी लगे आप उसको जो है ना वो समराइज कर सकते हैं. तो वो जो एनर्जी इमिट आउट हो रही थी वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं थी. याद रखिएगा, वो डिस्क्रीट पैटर्न में थी, डिस्क्रीट फॉर्म में थी. अच्छा, चलें ये डिस्क्रीट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये एक्चुअल डिस्क्रीट होता क्या है. ठीक है, तो मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ. मैं इन सारी चीजों को नोट डाउन तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपके बुक की जो अरेंजमेंट बनी पड़ी है उसको थोड़ा सा हम रीड आउट करके उसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे. तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएं, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम बनाएं, तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो नेचर होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है. और अगर आप फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ चुके हैं कि ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रेवल करती हैं, तो हम ऐसे ही कुछ ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्मेशन बनाते हैं. ऐसे ही होता है, ट्रांसवर्स वेव्स ऐसे ही ट्रेवल करती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये जो ट्रांसवर्स वेव आपको नजर आ रही है ना, इसकी जब हमने एक वेव को डिस्कस किया, एक वेव कैसे डिस्कस करेंगे, एक वेव की फॉर्मेशन में आपको बता देता हूं कि अगर ये वेव यहां से स्टार्ट हुई है तो यहां पर जाके खत्म हो रही है, तो ये हमारे पास एक वेव बन जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक वेव ये है. इसी तरीके के साथ अगर ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर खत्म होगी, तो ये हमारे पास एक दूसरी वेव बन जाएगी. ये वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर खत्म हो जाएगी, तो ये हमारे पास तीसरी वेव है. ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है, तो ये हमारे पास चौथी वेव है. तो ये वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है, तो ये हमारे पास पांचवी वेव है. तो ऐसे समझ लें कि हमारे पास एक वेव पैटर्न है. उस वेव पैटर्न को हमने 5 छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया. और ये जो आपको एक हिस्से नजर आ रहे हैं ना, सो दीज पार्ट्स आर कॉल्ड पैकेट्स ऑफ एनर्जी. तो ये जो आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं ना, इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. या आप चाहें तो इसको डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं. यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं है. अगर मैं इसका दोबारा वेव पैटर्न बनाऊं ना, हर किसी को अलग अलग शो करने के लिए, तो मैं ऐसे कहूंगा कि एक वेव पैटर्न ऐसे है, 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 और साथ में एक वेव पैटर्न ऐसे. तो जैसे मैंने उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया था, तो ये इसके 5 हिस्से हो गए. तो ये जो आपको 5 हिस्से नजर आ रहे हैं ना, दर हकीकत डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ पैकेट्स हमसे कहते हैं. कि वो कंटिन्यूअस नहीं जाएगा, वो डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूअस में जाएगा, अलग अलग जाएगा, अलग अलग जाएगा. तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी का, या जिसको आप पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं.
या जिसको आप बंडल ऑफ एनर्जी कहते हैं। अच्छा, आई होप कि आपको ये डिस्क्रीट वाला थोड़ा सा फॉर्म समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली डिस्क्रीट का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। चलें फोटॉन को मजीद डिस्कस कर लेते हैं। मजीद जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगी उन पर मैं ज्यादा डिस्कशन करता जाऊंगा। तो चलें मैं इस नीचे वाली पॉइंट्स को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। बात करते हैं हम मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट फोटॉन के, फोटॉन के मुतालिक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास क्या है। अच्छा, एक एक चीज मैं आपके साथ लाजमी डिस्कस करूंगा। पता है ये पूरे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, पूरी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो एक्चुअल पंगा क्रिएट होता है ना, वो इस फोटॉन की वजह से, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है कि जो पंगा क्रिएट होता है ना वो फोटॉन की वजह से होता है। और फोटॉन कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ कि फोटॉन यही तक ही खत्म हुआ है, नहीं। नहीं, ये तो मैं आपको जस्ट आपके कवर अप के लिए बता रहा हूँ। लेकिन फोटॉन पर अगर डिस्कस करना चाहें तो बहुत लार्जर डिस्कशन होने वाला है फोटॉन पर। मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर, देखिएगा कि आगे चल के क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, पैकेट ऑफ एनर्जी हो गया। उसके बाद हमें कहा गया कि जो फोटॉन है ना, फोटॉन वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मासलेस है ना भाई, जिसको कोई मास ही नहीं है ना। अब बड़ा सबसे पंगा यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। वो ये बच्चे कंफ्यूज कि सर अभी आप कह रहे हैं कि वो पैकेट है, वो पार्टिकल है, और अभी आप कह रहे हैं कि उस पार्टिकल का कोई मास ही नहीं है। तो वो मैं पहले बता देता हूँ भाई, यहाँ पर बहुत सारे पंगे क्रिएट होने वाले। तो फोटॉन क्या बन गया, मासलेस बन गया, है ना। अब फोटॉन वो मासलेस पार्टिकल है जो रेस्ट में होता है तो उसका मास जीरो। तो मैं कहूंगा फोटॉन इज मासलेस पार्टिकल एट रेस्ट, यानी कि फोटॉन रेस्ट में उसका मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सवाल ये है कि रेस्ट में उसका मास जीरो कैसे है, हम उसके मास को जीरो कैसे कर सकते हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। फोटॉन को तो हम पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं ना, तो ये तो वो लाइट ही है जो इमिट आउट होती है, मतलब हमें जो लाइट मिल रही है वो फोटॉन के फॉर्म में मिल रही है, तो मैं तो उसको ही फोटॉन कहूंगा। अब लाइट कभी रेस्ट में आती ही नहीं, ऑब्वियसली लाइट को तो हम कभी रेस्ट में अज्यूम ही नहीं कर सकते। तो जो चीज नहीं आ सकती तो हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि वो जीरो के बराबर है, क्योंकि जीरो भी नथिंग ही होता है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि फोटॉन इज मासलेस एट रेस्ट। अच्छा, उसके बाद जो फोटॉन है उसकी कोई एनर्जी होनी चाहिए। और क्वांटम थ्योरी में मैं जो है प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, क्वांटम थ्योरी में मैंने क्या बताया था कि जो एनर्जी इमिट आउट होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, और उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर होती है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर ये फोटॉन है तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी भी होनी चाहिए, है ना। तो अगर मैं रेस्ट मास एनर्जी को या उस एनर्जी को कंपेयर करना चाहूँ तो उसकी इक्वेशन भी मुझे पता है, और वो कितने के बराबर होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के बराबर होती है। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो एम सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू, वेयर न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज अ मास एंड सी स्क्वायर इज द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, मुझे यहाँ पर m फाइंड करना है, फोटॉन का m। तो फोटॉन का m किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे जाके डिवाइड करेगा, तो एच न्यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो फोटॉन जब मूव करता है ना, तो फोटॉन का मूविंग मास ये है ना, मतलब कोई एक्यूरेट नहीं है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं है कि सर कि वो 1 kg होगा, है ना, या 2 kg होगा, 3 kg होगा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन हमें बताया गया, m इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइड बाय सी स्क्वायर। अब ये जो आपको डिनोमिनेटर वाला फैक्टर नजर आ रहा है सी स्क्वायर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का भी आप स्क्वायर कर दें, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे पास 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको रख के स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर कितना बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा 9 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड, इतना इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो जब हम c को स्क्वायर करेंगे ना, इस वैल्यू को जब हम स्क्वायर करते हैं तो बदले में होता क्या है, बदले में ये चीज हो जाती है कि सी स्क्वायर वाला फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए 10⁻16 बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो इसका कॉमन सेंस क्या है कि भाई डिनोमिनेटर में वो बढ़ गया बहुत। अगर डिनोमिनेटर में नंबर ज्यादा होता है ना तो ओवरऑल आंसर कम आता है, तो मास अगेन फोटॉन का ना होने के बराबर आएगा। तो मैं इसको अगेन अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर कर दूंगा, जीरो के बराबर कर दूंगा। यानी कि फोटॉन जब मूव करता है तो मास होता है, लेकिन मास बिल्कुल कम से कम है। वो मास कम से कम क्यों है, क्योंकि जो सी स्क्वायर वाला फैक्टर है ना वो बहुत कम से कम है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हम किसके टर्म्स में डिस्कस करते हैं, फोटॉन के टर्म्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये फोटॉन इज मासलेस एट रेस्ट का कॉन्सेप्ट और मोशन में जब आएगा तो उसका क्या कॉन्सेप्ट बनेगा उस चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अच्छा,
चलें अब इसी को हम थोड़ा सा मजीद, अच्छा इसको मैं मीटर स्क्वायर कर देता हूँ, इसको मैं सेकंड स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर करने से उसके जो यूनिट्स हैं वो भी स्क्वायर हो जाएंगे। चलें उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं तीसरी पॉइंट पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिएगा अब क्या होने वाला है। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास मोमेंटम, कि भाई हम मोमेंटम को यहाँ पर कैसे डिफाइन करने वाले हैं। और मोमेंटम मॉडर्न फिजिक्स में कुछ अलग है। आपने क्लासिकल फिजिक्स में जो मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा है वो आपने पढ़ा है मास इनटू वेलोसिटी, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही फॉर्मेशन है। अब देखिएगा मैं क्वांटम फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स के साथ थोड़ा सा क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। देखिएगा अब क्या होने वाला है। यानी कि वी आर डीलिंग राइट नाउ विद द मोमेंटम, हम मोमेंटम के साथ डील कर रहे हैं। डियर व्यूवर्स, आपने मोमेंटम जो है वो क्लासिकल फिजिक्स में क्या पढ़ा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि भाई क्लासिकल फिजिक्स में आपने एक चीज पढ़ी है, और क्लासिकल फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा है, क्लासिकल फिजिक्स में आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, मोमेंटम की आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यही इक्वेशन पढ़ी है आपने। तो मैं कहूंगा मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ मास। यहाँ पर जो मोमेंटम है ना वो मास की मेजरमेंट बताता है। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। याद रखिएगा कि ये जो मोमेंटम है, यहाँ पर मैं इसकी नोटेशन लिख लूंगा कि जो मोमेंटम है पी, वो क्या है, वो मैयर है, वो मेजरमेंट है। किसकी मेजरमेंट है, वो मैयर है मास का। तो आप कहेंगे मोमेंटम इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ मास। भाई सिंपल सी बात है, जिसका मास ज्यादा उसकी मोमेंटम ज्यादा। अच्छा, उसके बाद जब हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो क्वांटम फिजिक्स का क्या पंगा है, अब ये देखिएगा। आपने एक इक्वेशन पढ़ी दैट E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। मैं इसे एम सी स्क्वायर को थोड़ा सा डिवाइड करूंगा। कैसे, मैं एम सी अलग लिखूंगा और सी ब्रैकेट में अलग लिखूंगा। अब ये जो आपको एम सी नजर आ रहा है ना, मास इनटू स्पीड, तो ये भी तो अगेन वही मोमेंटम बन गई, क्योंकि मोमेंटम भी मास इनटू स्पीड ही होती है। तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, मोमेंटम इनटू सी। अब ये इक्वेशन देख लें, इससे हमें क्या मालूम नजर आ रहा है, इससे हमें ये नजर आ रहा है कि जो मोमेंटम है वो मैयर है एनर्जी की। E is equal to momentum into C। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर मोमेंटम क्या है, यहाँ पर मोमेंटम है एनर्जी की मेजरमेंट। और क्लासिकल फिजिक्स में किसकी मेजरमेंट होती है, मास की मेजरमेंट होती है। तो मोमेंटम इज अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी मेजर ऑफ एनर्जी। भाई सिंपल सी बात है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी मोमेंटम ज्यादा। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स में और क्लासिकल फिजिक्स में ये रिलेशन याद कीजिएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मोमेंटम का रिलेशन क्या बनेगा। और मैं मॉडर्न फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में ये इक्वेशन यूज करूंगा मोमेंटम के लिए, E इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू सी। तो ये थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर याद कीजिएगा। अच्छा, तो उसके बाद हम फाइनल बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो लास्ट में पॉइंट होगी हमारे पास। चलें, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहें तो स्क्रीनशॉट निकालें, बिकॉज आई हैव टू इरेज दिस वन। ओके, सो आई हैव टू क्लियर दिस वन, मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा नीचे से। ये तो मोमेंटम के हमने फार्मूला पढ़ लिया, हमने मोमेंटम का फार्मूला क्या पढ़ा तो वो भी मैं यहाँ पर नोट डाउन करना चाहूंगा। कि हमने जो अभी मोमेंटम का फार्मूला डिस्कस किया, वो हमने मोमेंटम का फार्मूला ये डिस्कस किया कि भाई E इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू सी। अच्छा, आप थोड़ा सा और भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, ये C मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे डिवाइड करेगा तो मोमेंटम बराबर हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। और एनर्जी ऑफ फोटॉन किसके बराबर होता है, h न्यू के बराबर होता है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और इसको आप c के साथ डिवाइड कर देंगे, h न्यू डिवाइडेड बाय c। तो मोमेंटम ऑफ फोटॉन का ये फार्मूला भी है, h न्यू डिवाइडेड बाय c। तो ये भी आप फार्मूला अगर ध्यान में रखना चाहें तो रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक वेवलेंथ का फार्मूला है, जो आगे आगे चल के हम डी ब्रोले हाइपोथेसिस में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, वो हमारे पास होगी एनर्जी के साथ रिलेटेड। हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था कि जो क्वांटास इमिट आउट होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं, वो डिस्क्रीट पैकेट्स में होते हैं। और डिस्क्रीट पैकेट्स की एनर्जी किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। यही हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर मुझे अगर n की वैल्यू चाहिए, n है ना, इस क्वांटम नंबर की मुझे अगर वैल्यू चाहिए, तो n क्या होगा कि h न्यू मल्टीप्लाई कर रहा है, इसे लाके डिवाइड करेगा, तो n बराबर आ जाएगा E डिवाइडेड बाय h न्यू। ये चीज, ये अब इससे अगर मैं कहूं कि भाई कोई भी एक इमिटेड रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब कोई भी एक इमिटेड रेडिएशन इमिट आउट हो रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उनका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट। रिमेंबर दिस वन। भाई अगर हम न्यू को सेम रखेंगे, ये मैं थोड़ी सी आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ। अगर हम न्यू को सेम रखेंगे, जो रेडिएशन इमिट आउट हो रहे हैं, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। काइंडली रिमेंबर दिस वन। अगर आप न्यू को सेम रखेंगे, एच कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन। ये पहला एमसीक्यू है। दूसरा एमसीक्यू सुने,
अगर एनर्जी इमिटेड रेडिएशंस की सेम हो, अगर रेडिएशंस जो इमिट आउट हो रहे हैं अगर उनकी हमने एनर्जी सेम कर दी है ना, इफ ई इज सेम, यानी हमने अगर उनकी एनर्जी को सेम रखा, तब क्या बनेगा, तब नंबर ऑफ फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली रिलेशन बन जाएगा। यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन बन जाएगा, इनवर्स रिलेशन बन जाएगा। अच्छा, ये इसके साथ दूसरा जो है वो हमारे पास एमसीक्यू जिसका बनता है, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव बनता है। अच्छा, इसको जो है आप ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपली बता दूं, जैसे मुझे एक क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है, क्वेश्चन दिया गया था, तो मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन आपके साथ शो करना चाहूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूं फिलहाल। अच्छा, उसके बाद एक और एमसीक्यू सुने भाई, अगर एनर्जी को हम सेम भी रखें, अगर हम एनर्जी को सेम रखें, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्स है, तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। if frequency is same, energy is directly proportional to number of photons. If energy is same, number of photons is inversely proportional to frequency. If energy is same, number of photons is directly proportional to wavelength emitted. जो वेवलेंथ एमिट आउट होगी उसके साथ उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। अभी मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है, तो मुझे फोटॉन के मुताबिक यही चीजें डिस्कस करनी थी, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली। फोटॉन का टॉपिक होता है यहीं पर कंप्लीट। एन एमसीक्यूज के साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे ध्यान में, तो मैं वो स्क्रीन आपके सामने शो करूंगा और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन टू यू। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा, होप सो कि ये चीज आपके लिए विजिबल हो। आई होप दैट इट इज विजिबल फॉर यू, एंड मैं इसको चेंज ही कर रहा हूँ। देन ये लास्ट में अगर आप देखेंगे ना, आपके बुक में लास्ट में ये क्वेश्चंस बने पड़े हैं, उनके मुतालिक ही एक क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, तो मैं आपके सामने जो है वो शो करूंगा क्वेश्चन, ताकि आपके लिए वो चीज क्लियर हो। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, एंड देन I have to share the screen. Just kindly wait for some seconds. आई होप ये क्वेश्चंस हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारे पास 19.8 क्वेश्चन था। हाँ, ये रहा क्वेश्चन 19.8। काइंडली मैं आपके सामने इस चीज को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूँ रेड से। ये 19 पॉइंट क्वेश्चन था। आप देखिएगा, कह रहा है बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट। दो लाइट है, एक रेड है एक ब्लू है, हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम है। व्हिच बीम कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। एनर्जी सेम है तो ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके पास होंगे। तो एनर्जी सेम के लिए हमने दो रिलेशंस पढ़े कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आपको इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ध्यान में होनी चाहिए कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर एनर्जी सेम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके लिए होंगे क्लियर। अगर आप में से किसी को आता है तो वो बेहतर है, वरना मैं इस चीज को थोड़ा सा साइड पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको एक रिलेशन समझाया, उस रिलेशन में हमने ये पढ़ा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो एनर्जी डिवाइडेड बाय एच न्यू होते हैं, है ना। एनर्जी को हमने सेम रखा दो कलर्स के लिए, कौन से, एक रेड कलर के लिए एक ब्लू कलर के लिए। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। चले अगर वेवलेंथ को ही हम ले लें, तो दोनों में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, दोनों में से वेवलेंथ जो है वो रेड कलर की ज्यादा है। सिंपल सी बात है, दोनों में से रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है हमारे पास।
तो मैं क्या कहूंगा कि रेड लाइट कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स एज कंपेयर टू ब्लू लाइट। फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करें, कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, कम फ्रीक्वेंसी रेड की होती है। आप विबग्योर याद कर लें, विबग्योर याद कर लें, आपको समझ आ जाएगा। भाई जब हम वायोलेट से रेड की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है। और जब हम रेड से वायोलेट की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ कम होती जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो ऐसे भी आप इन रिलेशंस को फाइंड कर सकते हैं, तो ऐसे भी वो एमसीक्यूज बना सकता है। सो आई होप कि आपको ये छोटे से रिलेशन समझ में आ गए होंगे जो मुझे इस फोटान के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने से। सो दैट्स ऑल अबाउट द फोटान। फोटान के लिए आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि फोटान हमारे पास क्या है और उसके बेसिक कंडीशंस क्या है, बेसिक रिलेशंस क्या है, उनको हमने डिस्कस कर लिया। चलें टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सो दैट वन इज, इसको मैं अरेंज कर लूं, और दैट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसके अंदर जो है वो कुछ मेजर पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो उन फोटो इलेक्ट में काइंडली व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन आपके सामने शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलें हम डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। सो आई हैव टू क्लियर दिस वन। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि फोटान दर हकीकत क्या है और फोटान के हमारे पास क्या पर्सपेक्टिव बनते हैं। चलें तो डिस्कस करते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक था दर हकीकत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फॉर्मेशन में, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या होता है। चलें तो मैं यहाँ पर मतलब आपके सामने लिख लेता हूँ कि भाई टॉपिक हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इसकी डेफिनेशंस वगैरह या ये सारी चीजें मैं अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं लिखूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि बुक से वो सारी चीजें मैं आपके सामने क्लियर करता जाऊं कि उसके बेसिक पर्सपेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले जो है मैं डिस्कस करूंगा इसकी डेफिनेशन, और वो बुक की ही सेम हम डिस्कस करेंगे कि बुक में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बनाई गई है। हाँ, उस डेफिनेशन को जो है हम फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ डेफिनेशंस में जो वर्ड यूज हो रहे हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उनको हम मजीद यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो चलें लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे पास क्या होता है। तो चलें सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। डियर व्यूवर्स, हमें कहा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का इमिट आउट होना। कहाँ से इमिट आउट होना, फ्रॉम अ मेटल सरफेस, किसी भी मेटल सरफेस से। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिट आउट क्यों होना होता है, क्योंकि मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो सरफेसेस के साथ तो बाउंडेड होते हैं, लेकिन ऊपर जो है वो फ्री टू मूव होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कुछ ऐसे होता है कि जैसे मेरे पास कोई भी एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ऊपर वाले पार्ट पर, तो ऊपर वाले पार्ट पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो ये नीचे बॉन्डेड होते हैं। याद रखिएगा, नीचे एटम्स होंगे, उन एटम्स के साथ ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऊपर से बॉन्डेड नहीं होते। तो ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से क्या चाहना चाहेंगे कि हम निकलें बाहर। तो निकलने के लिए इनको एनर्जी की नीड होगी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, व्हेन एक्सपोज टू लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी। हम इसको लाइट देंगे किसी भी सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की, यानी कि ये लाजमी नहीं कि हर फ्रीक्वेंसी पर ये इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो, ऐसा नहीं होता। कुछ मखसूस फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन पर ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस इफेक्ट का नाम क्या है हमारे पास, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ये डेफिनेशन है, आप इसकी डेफिनेशन को जो है वो अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं, वरना बुक है तो आप वहीं से भी समझ सकते हैं इस चीज को। कह रहा था एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, व्हेन एक्सपोज टू लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, जब हम उस पर लाइट लगाएं किसी भी पर्टिकुलर या सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की, तो उस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। फोटो वर्ड की मीनिंग होती है लाइट, इलेक्ट्रिक की मतलब होती है फोटान, फोटो मतलब फोटान लाइट जो भी होती, और इलेक्ट्रिक का बल वही वो इलेक्ट्रिक करंट के साथ ये रिलेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस इफेक्ट को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो करंट इंड्यूस होता है ना इस इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, उस करंट को हम क्या कहते हैं, फोटो करंट, ठीक है। तो ये थोड़े से दो तीन टर्म्स आपने ध्यान में रखने हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देख लेते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है।
तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर नहीं बनाऊंगा, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पर बना पड़ा है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि आपके पास जो है वो दो मेटल सरफेसेस हैं, दो मेटल प्लेट्स हैं हमारे पास। अच्छा, तो एक ये मेटल प्लेट है, एक ये मेटल प्लेट है। अच्छा, जब हम बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, आप अज्यूम कर लें कि ये जो बैटरी है ये बैटरी कनेक्टेड नहीं है स्टिल, ठीक है। अगर बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे तो दोनों मेटल प्लेट्स क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। जब हमने बैटरी कनेक्ट की तो बदले में क्या हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस पूरी प्लेट को क्या कर देगा, इस पूरी प्लेट को पॉजिटिव कर देगा, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पूरी प्लेट को क्या कर देगा, इस पूरी प्लेट को नेगेटिव कर देगा। आप ऐसे समझ लें कि ये जो प्लेट है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैथोड है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एनोड। तो हमारे पास दो मेटल प्लेट्स बन गई, एक एनोड दूसरा कैथोड। हम लाइट किस पर लगा रहे हैं, आप इस चीज को देखिएगा, ये देख रहे लाइट हम कैथोड पर लगा रहे हैं, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं एनिमेशन के अंदर। आप एनिमेशन के अंदर क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और एनोड की तरफ जा रहा है, एनोड से होके वो इस बल्ब की तरफ आया, और बल्ब की तरफ जब वो इलेक्ट्रॉन आया तो बदले में बल्ब क्या करने लगा, ग्लो करने लगा, और वही इलेक्ट्रॉन जब इस मिली एमीटर से क्रॉस हुए तो उसमें हमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट मिल गया, ठीक है। अब इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो करंट यहाँ पर इंड्यूस हुआ है उस करंट को हम क्या कहेंगे, फोटो करंट कहेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अच्छा, ये एवैक्यूएटेड ट्यूब होता है, उस ट्यूब के अंदर हम ये सारी अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो मैं इसको मजीद डिस्कस नहीं करूंगा कि ये क्या चीजें थी, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी उसको मैं लाजमी यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो चलें अब हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, और व्हाइट बोर्ड की तरफ मैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखूंगा। डियर व्यूवर्स, जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दो पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा, वो क्या था कि पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा इन द टर्म्स ऑफ वेव्स। हमने क्या समझा कि भाई जो लाइट इस पर गिरी है ना, जो लाइट इस पर गिरी है, जिस लाइट ने इसको हिट किया है, उस लाइट की नेचर क्या है हमारे पास, उस लाइट की हमारे पास वेव नेचर है। उस लाइट की हमारे पास कौन सी नेचर है, वेव नेचर है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा वो फिगर बना लेता हूँ कि ये वो मतलब सरफेस था, मेटल सरफेस, यहाँ से वो लाइट आ रही थी। अब देखिएगा वेव नेचर में क्या चीजें होने वाली है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब वेव नेचर हमने इसको डिस्कस किया तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो लाइट आ रही थी ना, लाइट जो आ रही थी, अगर हम उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें, हम लाइट के एम्पलीट्यूड को बढ़ा दें, तो बदले में क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। यानी एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जो एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी मतलब शिद्दत। और एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ सकता है, कैसे कम हो सकता है, भाई बड़ा सिंपल सा आंसर है। एक वेव ये है ना, दूसरी वेव ये है, ये फर्स्ट वन ये सेकंड वन, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ऑब्वियसली सेकंड वन का। तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने से इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये पहला रिजल्ट था जब हम उसके वेव नेचर को पढ़ रहे थे। अच्छा, उसके बाद दूसरा इसका रिलेशन देख लें। दूसरा इसका रिलेशन क्या कहता है, दूसरा रिलेशन ये कहता है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी एम्पलीट्यूड बढ़ाने से, एम्पलीट्यूड बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो बदले में क्या होगा, दैट दिस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहे थे, जो आपने देखा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहा है ना, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये दूसरी पॉइंट थी जब हमने वेव नेचर को पढ़ा था, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट सुन लें। थर्ड टाइम क्या था कि जब हम लाइट को सरफेस पर गिरा रहे थे और बदले में इलेक्ट्रॉन बाहर से, इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो जब वो सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहे थे ना, तो इनके दरमियान में टाइम डिले लग रहा था, टाइम लेग। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, देयर इज अ टाइम लेग। एक टाइम लेग था किसके बीच में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई पहले क्या होगा कि वो लाइट आएगी, सरफेस के साथ हिट करेगी, तो जब इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन एट अ वंस नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन उसी वक्त ही नहीं निकलेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ये तीन मेजर पॉइंट्स थी जो मैं कहूं कि ये एक ड्रॉबैक था, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। ये समझने आपके पास एक ड्रॉबैक ही है, लेकिन ये एमसीक्यूज पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर में पढ़े तो क्या क्या चीजें होती हैं।
तो इसी वजह से मैंने आपको पहले ये 3 पॉइंट्स बता दी, याद रखिएगा। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, एंड देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइट का एब्जॉर्ब होना और इलेक्ट्रॉन का इमिट आउट होना, उसमें क्या लगेगा, हमारे पास एक टाइम डिले लगेगा, हमारे पास एक टाइम लेग लगेगा। सो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा इसकी वेव नेचर में। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे ना वो कुछ और थे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये नहीं थे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या थे, उन चीजों को देख लेते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर हम आते हैं। अगर आप में से अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको इरेज करूंगा और फिर हम जाएंगे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की तरफ। चलें, तो मैं इस चीज को इरेज करूंगा अब यहाँ से, और अब हम जाएंगे इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पर कि क्या इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये थे। नहीं डियर व्यूवर्स, इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये नहीं थे, क्योंकि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर में डिस्कस नहीं कर सकते, ये लाइट की प्योर पार्टिकल नेचर है। अच्छा, तो अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या थे इनको देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में हमें ये बताया गया, यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से जो रिजल्ट हमारे पास है। पहली पॉइंट हमें ये बताई गई कि भाई जो इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पर डिपेंड करती है, बल्कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर। मतलब जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना, जितनी शिद्दत ज्यादा होगी, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा निकलेगा। और अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज्यादा निकल रहा है, इट मीन्स दैट फोटो करंट ज्यादा निकल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा इंड्यूस होगा। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। याद रखिएगा जो पहला रिजल्ट था ना कि भाई फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। याद रखिएगा एनर्जी रिमेन सेम। इस केस में एनर्जी क्या रहेगी, इस केस में इसकी एनर्जी सेम ही रहेगी। रिमेंबर दिस वन, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। भाई इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंडेंट है, उसकी एनर्जी पर डिपेंडेंट नहीं है, या आप उसको फोटो करंट भी कह सकते हैं। तो मैं फाइनली उसको फोटो करंट के रिजल्ट्स में बताऊंगा। तो ये पहला एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। उसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में एक और फॉर्मेशन आती है, और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये होती है कि हमने जो यहाँ पर टाइम डिले पढ़ा था ना, वो किसी किस्म का कोई टाइम डिले नहीं होता रियलिटी में। रियलिटी में याद रखिएगा, देयर इज नो एनी टाइम डिले, किसी किस्म का कोई टाइम डिले नहीं होता। यहाँ पर मैं ये चीज लिख लेता हूँ, देयर इज नो एनी टाइम लेग और देयर इज नो एनी टाइम डिले। याद रखिएगा सेकंड पॉइंट क्या है, देयर इज नो एनी टाइम डिले। यहाँ पर किसी किस्म का कोई टाइम डिले नहीं होने वाला, यहाँ पर किसी किस्म का कोई टाइम लेग नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट की कौन सी नेचर बताता है, लाइट की बताता है पार्टिकल नेचर। लाइट की कौन सी नेचर बताता है, पार्टिकल नेचर बताता है। तो देयर इज नो एनी टाइम लेग, यानी फोटोन हिट करेगा और बदले में इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास नहीं बनेगी। तो याद रखिएगा ये बेसिक सी कंडीशन है जो आपने इन केसेस में ध्यान में रखने। तो ये बेसिक पर्सपेक्टिव है हमारे पास जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रिजल्ट्स में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो ये थोड़े से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है जो आप, अच्छा ये और भी मजीद होने वाले हैं, तो इसको हम फर्दर डिस्कस करते जाएंगे। तो ये थोड़ी सी पॉइंट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद कुछ कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर यूज होंगे, मैं उन कांस्टेंट टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। तो वो कांस्टेंट टर्म्स क्या है वो मैं यहाँ पर इसको क्लियर और ड्राइंग्स करता हूँ, और उसके बाद हम इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं। चलें, मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेता हूँ इस व्हाइट बोर्ड को दो हिस्सों में। चलें भाई, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को। सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमारे पास है वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या होता है हमारे पास, वर्क फंक्शन। अच्छा डियर व्यूवर्स, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो हमने क्या पढ़ा था कि लाइट जो एक्सपोज्ड होती है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की नहीं होती, बल्कि किसी सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की होती है। सिंपल सी बात है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी सुइटेबल होगी, सुइटेबल वर्ड की मीनिंग है पर्टिकुलर। भाई अगर कोई सुइटेबल फ्रीक्वेंसी होगी तो बदले में जो एनर्जी होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, वो भी सुइटेबल होनी चाहिए। सुइटेबल का क्या मतलब है, पर्टिकुलर, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो, नहीं, कोई पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए। अब इस एनर्जी के फॉर्मेशन में एक एनर्जी का टर्म वर्क फंक्शन भी है। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन वो कम से कम एनर्जी है, यहाँ पर मैं ये लिखना चाहूंगा, इट इज मिनिमम एनर्जी।
तो याद रखिएगा ये ज्यादा से ज्यादा नहीं बल्कि कम से कम एनर्जी है, जिस पर क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द सरफेस, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मेक एन इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री फ्रॉम द सरफेस, मेक एन इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री फ्रॉम द सरफेस, यानी कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उस सरफेस से बाहर निकालेगा, नथिंग एल्स। वर्क फंक्शन का काम क्या है, इतनी कम से कम एनर्जी है जिसका काम क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से बाहर निकालना, दैट्स इट। इसकी मैं आपको जो है ना वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ, आपको यहाँ पर समझ आएगा। देखिए होने क्या वाला है यहाँ पर, आई होप कि इट इज विजिबल फॉर यू। जब लाइट इस पर गिरेगी ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट बाहर निकल रहे हैं ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट यहाँ से क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने नजर आ रहे हैं ना, कितनी कम से कम एनर्जी से निकल रहे हैं, उस कम से कम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस कम से कम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, सिर्फ निकलना है, नथिंग एल्स। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन आर जस्ट फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस, भाई फ्री सरफेस से निकल जाए, सरफेस से बाहर चले जाएं, तो उस कम से कम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। अब सवाल ये है कि सर अगर इससे ज्यादा एनर्जी हो, अच्छा बात ये अगर इससे कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, अगर 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 इससे कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा एनर्जी हो तो क्या होगा, है ना। तो जब हम इससे ज्यादा एनर्जी देंगे ना, जब हम क्या करेंगे, इससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो बदले में क्या होगा, कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो हम एनर्जी देंगे, जो हम एनर्जी देंगे वो किस में डिवाइड हो जाएगी, वो कुछ वर्क फंक्शन में डिवाइड हो जाएगी और कुछ किस में डिवाइड हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड हो जाएगी। और किसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पर जो है ना वो डिवाइड हो जाएगी। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो ये 5 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का। अच्छा इस 5 को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, ये वो एनर्जी है जो आप देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी E माइनस 5 के बराबर। देखिए ये E क्या है, ये एनर्जी है जो आपने दी है, और हमने जो एनर्जी दी है वो फोटॉन्स के फॉर्म में दी है ना। तो अगर हमने एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में दी है तो एनर्जी फोटॉन क्या होती है, h न्यू के बराबर। और ये जो वर्क फंक्शन है, इस वर्क फंक्शन को भी हम एनर्जी कहेंगे, इसका फार्मूला होता है h न्यू नॉट। अब ये जो न्यू नॉट है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा इक्वेशन को डिफाइन कर लूं, उसके बाद हम मजीद इस पर आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी h निकालने कॉमन, तो बाकी इक्वेशन में क्या बनेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन याद कीजिएगा। अब अगर h को कांस्टेंट करें तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, ये याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। डियर व्यूअर्स काइंडली रिमेंबर दिस वन, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। मतलब मैं कोई ऐसा फोटॉन लेके आ रहा हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अच्छा इंटेंसिटी का काम क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना, नथिंग एल्स। तो फोटो करंट वहां से बढ़ेगा। तो ये थोड़ी सी फॉर्मेशन याद कीजिएगा जो हमने इस इक्वेशन में प्रूव कर ली। मैं थोड़ा सा जल्दी आपको रिवाइज देता हूँ, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, हमने जो एनर्जी दी थी वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड की गई। वर्क फंक्शन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। काइनेटिक एनर्जी का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को मोशन देना। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन चाहिए तो ये इस साइड चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी। फिर E किसके बराबर है, एच न्यू, और फाई किसके बराबर है, एच न्यू नॉट की। इस न्यू नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस पर भी आते हैं कि ये क्या है, एच हमने कॉमन लिया तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर। तो रिमेंबर दिस वन, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो ये वर्क फंक्शन की कुछ फॉर्मेशंस हैं जो आपको जहन में रखने हैं। अच्छा तो अगर आप में से कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। अब यहाँ से मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, उन पॉइंट्स को हम यहाँ पर जो है वो मजीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। चले मैं इसको साइड से थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, उसके बाद हम आते हैं इन चीजों पर। अच्छा अब थोड़े से लॉजिक को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ पर होने वाला है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ पर नहीं होने वाला। तो आप भी काइंडली कोऑपरेट करें, आप जो है वो खुद को खुद अपने जहन में ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं।
भाई अगर मैं आपको कहूं कि गिवन एनर्जी इज लेस देन 5, वर्क फंक्शन से कम है, अगर हम गिवन एनर्जी वर्क फंक्शन से कम देंगे तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी है, कम से कम एनर्जी है। तो याद रखिएगा यहाँ पर नो एनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, भाई कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला। अगर एनर्जी E इज इक्वल टू 5 हो जाए, क्या अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? होगा। याद रखिएगा भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये मतलब नहीं कि वो काइनेटिक एनर्जी में भी तब्दील करे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है जस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना लाइट से, और 5 पर तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो आप कहेंगे यस भाई इस चीज में ये होने वाला है। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो ऐसे भी आप उसे कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और एक्सप्लेनेशन देख लें, और वो एक्सप्लेनेशन क्या है? वो एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये है कि अगर E इज ग्रेटर देन 5 हो, ऑब्वियसली यस होगा। लेकिन फिर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? वो अभी हमने बनाई। इसकी इक्वेशन बनेगी कि E किसके बराबर हो जाएगा? 5, और बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो ये थोड़ी सी फॉर्मेशन याद कीजिएगा जो आपको इन केसेस में ध्यान में रखनी है। सो आई होप कि आपको ये पूरा वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि वर्क फंक्शन दर हकीकत क्या है हमारे पास। अब इस वर्क फंक्शन के बाद हम आते हैं एक दूसरी पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मैं म्यू नॉट लिख रहा था ना, म्यू नॉट। अच्छा, इस वर्क फंक्शन को थोड़ा सा मैं और भी इलाबोरेट कर लेता हूँ। ये जो वर्क फंक्शन है ये किस चीज पर डिपेंड करता है भाई? डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है, यानी वर्क फंक्शन नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज पॉइंट है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ मैं आपको। फाई जो है ना, फाई किस पर डिपेंड करता है? यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फाई डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। भाई जो फाई है ना, वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसका फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है ना। ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, यानी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए वर्क फंक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे दूं कि भाई जो वर्क फंक्शन होता है ना आयरन के लिए, आयरन के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू कॉपर। इसी तरीके के साथ आप फॉर्मेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव आएगा आयरन और कॉपर को कंपेयर करने के लिए, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि वर्क फंक्शन यहाँ पर क्या है। चलें, मैं इसको क्लियर ऑल ड्राइंग्स करता हूँ, उसके बाद एक और पॉइंट पर आ जाते हैं। मैं इसको बीच दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट बनेगी दैट वन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगी? वो हमारे पास बन जाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग को देख लेता हूँ। ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, THRES, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलें भाई, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर बात कर लेते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? डियर व्यूवर्स, हमने फोटॉन के लिए कुछ रिलेशंस को हमने पढ़ा था, और हमने ये देखा फोटॉन के लिए कि किसी भी फोटॉन की जो एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के साथ। यही हमने पढ़ा था है ना, E इज इक्वल टू एच एफ के साथ यही रिलेशन बनता है एच न्यू के साथ। तो अभी हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का पढ़ा कॉन्सेप्ट। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने क्या कहा था? वो वर्क फंक्शन है। इसी तरीके के साथ अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ना, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होती है। याद रखिएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होती है जिस फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बाहर की तरफ जाते हैं, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, कम से कम फ्रीक्वेंसी जो कम से कम एनर्जी पर होती है। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके जिसके नीचे क्या होने वाला है? बेलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स, या ऐसे कह सकते हैं बेलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। इसके नीचे इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट नहीं होंगे, यानी कि अगर ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हो सकते हैं, या इससे अगर हम ज्यादा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हो सकते हैं, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट नहीं हो सकते। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और हमने इक्वेशन भी यही बनाई थी कि फाई किसके बराबर होता है? एच न्यू नॉट के बराबर होता है। ये जो न्यू नॉट है ये क्या है? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि अगर मैं कोई ऐसी एनर्जी दे रहा हूँ जो वर्क फंक्शन से कम है, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और अगर मैं ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। तो वो जो हमने सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट लिया था ना, दर हकीकत सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है।
तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है और वर्क फंक्शन क्या है। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है तो मैं इसको यहीं पर ही फिनिश आउट कर रहा हूँ, लेकिन इसका पार्ट 2 है अभी तक, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये ग्राफ हम फर्दर इसको सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।